अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। सुबह की ये पुररौनक बहारें आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे। प्यारे बच्चों, जमात 12वीं के उर्दू निसाब से इंशाल्लाह आज हम इजाफ़ी मुताला करेंगे, जिनमें हमने आज खाके देखना है। यूँ तो हमारे निसाब में 4 खाके दिए गए हैं, लेकिन इमसाल के लिए 2 खाकों को हज़फ कर दिया गया है। अब बचे 2 खाके, तो इंशाल्लाह उसमें से हम पहला खाका देखते हैं, जिसका नाम है मिंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। असमत चगताई का लिखा ये खाका है। सफ़ा नंबर 118 पर चलिएगा। उम्मीद है आप सभी के पास किताबें होगी, अगर नहीं तो PDF फाइल से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। देखिए, मिंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, असमत चगताई। वैसे तो ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अयादे के तौर पर ही सही जान पहचान कर लेते हैं। आए हम देखें कि असमत चगताई 21 अगस्त 1915 को बदायूं में पैदा हुई। असमत चगताई नाम से आपको यकीन आ गया होगा या समझ आ गया होगा कि ये मोहतरमा बदायूं में पैदा हुई। उनका बचपन जयपुर और आगरा में गुजरा। उनका जो बचपन था जयपुर से ताल्लुक़ रखता था, आगरा में वो अपने बचपन के दिन गुजार चुकी हैं। वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम पाई, BA और B.Ed की डिग्रियां इल्मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुलाजिमत करने के बाद वो मुंबई में मदारिस की इंस्पेक्ट्रेस हो गई। इंस्पेक्ट्रेस का मतलब यहाँ पर जांच पड़ताल करने वाली, जैसे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, मुआयने के लिए आते हैं, जांच के लिए आते हैं, तो वो ज़िम्मेदारी वो निभाने लगी थी। वो फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता थी। उनकी ज़हनी तरबियत तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर हुई थी। असमत चगताई ने नावल, अफसाने और रिपोर्टास लिखे। रिपोर्टास यानी किसी भी प्रोग्राम का जो आंखों मुशायरे वगैरह का आंखों देखा जो हाल होता है, रुदात उसकी जो लिखी जाती है उसको कहते हैं। तो देखें, हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक अफसाना निगार की हैसियत से शोहरत मिली। 2 हाथ, छुई मुई, कलियां और चोटें उनके अफसानवी मजमूए हैं। ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई और एक ख़तरा खून उनके अहम नावल हैं। उन्हें औरतों की ज़बान और मुहावरात के इस्तेमाल में महारत हासिल थी। अब चूँकि ये ख़ुद खातून थी, लिहाजा वो अपनी निस्वानी फितरत के मुताबिक नावल हो या अफसाने, इसमें ख़वातीन के जो अंदाज़ बयां होते हैं उन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ वो निभाती थी। असमत ने कुछ खाके भी लिखे, इनमें दोज़खी बहुत मशहूर हुआ, जो उन्होंने अपने भाई अज़ीम बेग चगताई पर लिखा है। बम्बई से भोपाल तक उनका एक यादगार रिपोर्टास है। असमत की तहरीरों की ख़ास पहचान उनकी तंज़ामेज़ ज़बान है। याद रखना है, असमत साहिबा की जो पहचान है तहरीर की, तो उसमें आमतौर पर तंज़िया अंदाज़ हमको देखने को मिलता है। तंज़ के साथ मिज़ाह भी है शामिल उसमें, यानी तंज़ होने के बाद भी डंक नहीं मालूम पड़ता। मुस्लिम घरानों की लड़कों और लड़कियों के तर्ज़ ज़िंदगी और नफ्सियात पर उनकी गहरी नज़र थी। उनका इंतकाल 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ। देखिएगा, 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में इंतकाल कर गईं, जबकि वो 21 अगस्त 1915 को बदायूं में पैदा हुई थी। आपको एक बात बताती चलूं, उन्होंने बहुत सारे खाके लिखे हैं। दोज़खी इनके भाई के नाम पर लिखा गया एक खाका था। हाँ, एक और बात यह है कि खाके क्या है, दरअसल खाके हो, खुदनोश्त हो, सरगुज़िश्त हो या सवाने हो, थोड़ी बहुत तफरीक़ के साथ क़रीब माने देने वाले अस्नाफ़ सुख़न में शामिल है। तो देखिएगा, खाके में किसी भी मौजू की क़ैद नहीं होती है, बल्कि लिखने वाला जो खाका निगार होता है वो अपने मुशाहिदे में आने वाले किसी भी शख्स का खाका लिख सकता है। बल्कि हम देख सकते हैं कि उर्दू में बेशुमार खाके लिखे गए हैं, और जिसमें शख्सियत के कई पहलुओं को गौर से देखा जाता है, उनके तासुरात को पेश किया जाता है, और साथ साथ यहाँ पर बहुत ये पुरानी रीत है, बहुत पुरानी रस्म है खाका लिखने की। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे
कैफियत को खाके के ज़रिए बयान किया जाता है। आइए हम सादत हसन मिंटो की तरफ बढ़ते हैं। हम दोनों को पहले समझ जाएंगे, जान पहचान कर लेंगे हम दोनों से, ताकि हमें अस्मत साहिबा मिंटो के साथ किस तरह से उलझती है सुलझती है इस बारे में हमें समझ आ सके। सादत हसन मिंटो। सादत हसन मिंटो 11 मई 1912 को लुधियाना के गांव समराला में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अमृतसर में हासिल की। आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक तालीम जारी न रख सके और जल्द ही मुलाजिमत इख्तियार कर ली। अखबार मसावात जो कि अमृतसर से निकलता था और हफ्त रोज़ा मुसव्विर जो मुंबई का था, इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए रेडियाई ड्रामे और फीचर भी लिखे हैं। रेडियाई ड्रामे यानी कि रेडियो पर जो ड्रामे पेश किए जाते हैं उसे कहते हैं। बाद में वो मुंबई में फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए। सादत साहब मिंटो साहब जो है फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए। हमने देखा था कि अस्मत चुगताई का भी ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से रहा है। तक़सीम वतन के बाद उन्होंने लाहौर में सुकूनत इख्तियार की और 18 जनवरी 1955 को वहीं उनका इंतकाल हो गया। पैदा तो लुधियाना के गांव में हुए थे 1912 में, 11 मई 1912 में, लेकिन 18 जनवरी 1955 में उनका इंतकाल हो गया। मिंटो उर्दू के एक बड़े अफसाना निगार हैं। मौजू और तकनीक के एतबार से उनके अफसाने इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। 1936 में उनके अफसानों का पहला मजमुआ आतिश पारे मंजर आम पर आया। बाद में उनके मुतअद्दिद अफसानवी मजमुए शाये हुए। नया क़ानून, ठंडा गोश्त, काली शलवार, टोबाटेक सिंह, मोज़िल और हत्ता तक इनके अहम और मशहूर अफसाने हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा मज़ामीन, खाके और कई फ़िल्मों के स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। गंजे फरिश्ते उनके खाकों का मजमुआ है, ये देखिएगा ज़रूर, गंजे फरिश्ते। आपको एक बात बताती चलूँ, आप चाहो तो किसी लाइब्रेरी से इनके खाके लेकर पढ़ सकते हो ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, या फिर मौजूदा ज़माने में आजकल पढ़ने की तरफ तवज्जो कम, इंटरनेट की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, यूट्यूब की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, तो मैं तो कहूँगी कि आप चाहो तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी यूट्यूब के ज़रिए भी इनके कई ऐसे ड्रामे की शक्ल में पेश किए गए हैं। इनके खाकों को, इनके अफसानों को ड्रामों की शक्ल में पेश किया गया है। आप चाहो तो उन्हें सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, लेकिन इसके मकसद को ज़रूर समझना। चलिए आइए हम खाके की तरफ बढ़ते हैं। मुसन्निफ़ा क्या कहती है, अदीबा खाका निगार क्या कहती है। अडेल्फी चैम्बर की 24 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे घबराहट सी हो रही थी, जैसी कभी इम्तिहान हाल में दाखिल होने से पहले हुआ करती थी। मुझे वैसे ही नए आदमियों से मिलते घबराहट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो वो नया आदमी मिंटो था जिससे पहली बार मिलने जा रही थी। मेरी घबराहट वहशत की हदूद को छूने लगी। मैंने शाहिद से कहा, चलो वापस चलें, शायद मिंटो घर पर ना हो। मगर शाहिद ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो शाम को घर ही पर रहता है। देखिए 24 सीढ़ियाँ, यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया है 24 सीढ़ियाँ। 24 सीढ़ियाँ यानी कि लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ। तो यहाँ पर चढ़ते हुए मुसन्निफ़ा यानी कि अस्मत साहिबा, अस्मत आपा के नाम से भी ये मशहूर है, अस्मत साहिबा जो है घबरा रही थी, क्योंकि वो जिस हस्ती से मुलाकात करने जा रही थी वो हस्ती सादत साहब थे यानी मिंटो थे। और अस्मत साहिबा की फितरत में ये बात शामिल थी कि वो किसी नए या अजनबी आदमी से मिलते हुए बहुत ज़्यादा घबराती थी। लेकिन यहाँ पर जो नया आदमी था या नया बंदा था वो तो मिंटो था। घबराहट की वजह से वो अपने शाहिद से कहने लगी कि चलो हम वापस चलते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर मिंटो घर पर ना मिले। लेकिन शाहिद ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ये कहकर कि शायद शाम को वो हर वक्त घर पर ही होता है। ये लीजिए मेरे पर सुधरे, ये लीजिए मेरे पर सुधरे, यानी कि ये जो मुहावरा है, ये जो
मुहावरा है मेरे पर सुधरे। ये दरअसल उस वक्त कहते हैं जब कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला हो और फिर दूसरी मुसीबत भी उस पर आन पड़े। जैसे फ़ारसी की एक और मुहावरा है। मुहावरा ये है कि एक न शुद्ध दो शुद्ध, एक मुसीबत तो थी ही, दूसरी मुसीबत भी आ गई। इस तरह से कहावतें मुहावरे बताए जाते थे। मतलब मुहावरों के अंदाज़ में या कहावतों के अंदाज़ में बातों को मुख्तसर अंदाज में बताया जाता था। यहाँ पर मेरे पर सुधरे का मतलब ये हुआ कि मुसन्निफ़ा जो है पहले से घबरा रही थी, वो नए बंदों से मिलना नहीं चाहती थी, घबराहट सी होती थी उसको। लेकिन यहाँ जिस बंदे से वो मिलने चली थी वो बंदा कौन निकला? मिंटो। मिंटो जिसके लिए बहुत मशहूर था कि वो सनक है या बहुत दुसड़े से हैं या बहुत जल्दी झटखफा हो जाते हैं, इस तरह से चिड़चिड़े से मिजाज के हैं, ऐसा उनके बारे में मशहूर था और मुसन्निफ़ा उनसे घबरा रही थी। देखें हम आगे बढ़ते हैं। मगर मैंने जी कड़ा कर लिया। जी कड़ा करना ये भी मुहावरा है। इसके माने होते हैं मजबूत कर लेना, दिल को मजबूत कर लेना। ऐसा भी सोचा मुझे खा तो नहीं जाएगा, होने दो जो उसकी ज़बान की नोक पर डंक है। यानी कि मिंटो साहब की फितरत थी कि वो सामने वाले को बेटोक कह देते थे, बेझिझक कह देते थे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या भला लगे। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ा ने अपने दिल को मजबूत कर लिया और ये सोचने लगी कि अगर वो कुछ कहता भी है या अपनी ज़बान तल्ख़ बयानी से काम लेता भी है तो क्या होगा, मुझे खा तो नहीं जाएगा। मैं बुलबुला तो हूँ नहीं जो फूंक मारी तो बैठ जाऊँगी। मुसन्निफ़ा ने अपने दिल को तसल्ली दी और ये सोचने लगी कि मैं कोई पानी का बुलबुला हो नहीं कि वो फूंक मारे और मैं बैठ जाऊँ। हो सकता है वो अगर कुछ कहे तो मैं भी बराबर मुकाबला करूँ। चरचराती गिरदालू सीढ़ियाँ तय करके हम मंजिल पर पहुँचे। चूँकि ये सीढ़ियाँ लकड़ी की थी, इसीलिए कहती है मुसन्निफ़ा कि ये सीढ़ियाँ कैसी हो रही थी? चरचरा रही थी। चरचरा रही थी यानी कि टूटी फूटी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वो आवाज़ें कर रही थी। फ्लैट का दरवाज़ा नीम वा था। नीम वा का मतलब होता है आधा खुला हुआ, यानी पूरी तरह से खुला हुआ नहीं था। ड्राइंग रूम नुमा कमरे में एक कोने में सोफ़ा सेट था। देखिए अब कमरे का हुलिया बयान किया जा रहा है, मंजर बताया जा रहा है कि कमरा कैसा था। ड्राइंग रूम बैठक का जो कमरा होता है, दीवान खाना जिसे कहा जा सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा सफ़ेद और साफ पलंग पड़ा था। खिड़की से मिली हुई एक लदी फंदी बड़ी मेज़ के सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर में एक बारीक मकोड़े की शक्ल का इंसान उकड़ू बैठा हुआ था। देखिए यहाँ बताया गया कमरे में एक कोने में सोफ़ा सेट था, दूसरी तरफ एक बड़ा सा पलंग था, जबकि खिड़की से मुतसल या बिल्कुल करीब में एक लदी मेज़ पड़ी हुई थी और उसके ही करीब में एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक छुई मुई सा या मकोड़े की शक्ल का मतलब यहाँ पर बहुत दुबला पतला सा है, ऐसा बंदा उकड़ू बैठा हुआ था, पैर सिकेड़ कर करीब करके बैठा हुआ था। आइए आइए, बड़ी खंदा पेशानी से मिंटो खड़ा हो गया। यहाँ पर चूँकि पता था मिंटो को कि ये लोग आने वाले हैं, शायद वो इंतज़ार ही में थे, इसीलिए फ़ौरन वो इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए कहते हैं कि आइए आइए। मिंटो हमेशा कुर्सी पर उकड़ू बैठा करता था और बहुत मुख्तसर नज़र आता था, लेकिन जब खड़ा होता था तो खींच कर उसका ख़त खासा लंबा निकल आता था और बाज़ वक्त जब मिंटो रेंग कर खड़ा होता था तो बड़ा जहरीला मालूम होता था। इसके जिस्म पर खद्दर का कुर्ता पाजामा और जवाहर कट सदरी थी। देखिए यहाँ पर मिंटो चूँकि दुबले पतले इंसान थे, बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, ख़त काट के एतबार से देखा जाए तो वो बहुत सिंगल फसली जिसे हम कहते हैं, सिंगल हड्डी जिसे हम कहते हैं, यानी कि एकहेरी हड्डी के मालिक बहुत ज़्यादा दुबले थे, इसलिए वो आराम से सिकुड़ कर बैठ जाया करते थे। लेकिन जब वो खड़े होते और जब उनकी पैमाइश की जाती तो वो अच्छे खासे लंबे तड़ंगे नज़र आते थे, ऊँचे पूरे नज़र आते थे। यहाँ पर उनके पहनावे के बारे में भी बताया गया कि वो खद्दर का कुर्ता पाजामा पहनते और जवाहर कट सदरी जो ऊपर से कोट टाइप में, वास्कोट टाइप में पहना जाता है, ख़ास तौर पे कुर्तों पर पहनते हैं, तो वो लिबास और ज़ेब तन किए हुए थे। अरे मैं समझता था कि आप नहायत काली दुबली सूखी मरियल सी होंगी, उसने दांत निकालकर हंसते हुए कहा। यहाँ अस्मत तापा जैसे ही यहाँ मिलने आई
फ़ौरन मिंटो ने इस्तकबाल किया और साथ ही एक बात कह दी। कहते हैं कि मैं क्या समझता था, आप इंतहाई काली, दुबली, सूखी, मरियल सी, बिल्कुल लाग़िर किस्म की होंगी, और मैं समझती थी आप नहायत दबंग किस्म के चंगाड़ते हुए पंजाबी होंगे, क्योंकि अस्मत आपा ने अपना दिल पहले से ही कड़ा करके आई थी, इसलिए दो टोक जवाब देने लगी। हाजिर जवाबी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, वो कहाँ अपनी तारीफ़ बर्दाश्त कर सकती थी इस किस्म की। कहने लगी कि हाँ, मैंने भी सोचा था कि आप नहायत दबंग किस्म के, दबंग यहाँ ऐसी वैसी दबंग नहीं है, बल्कि ये दबंग कौन सी है, शख्सियत की दबंग है, यानी कि लंबे तड़ंगे ऊंचे पूरे डील डोल वाले इंसान होंगे, बल्कि चिंघाड़ते हुए पंजाबी अंदाज में बात करने वाले बहुत जीदार इंसान होंगे। और दूसरे लम्हे हम दोनों पूरी तुंधी से जुटकर बहस करने लगे कि 2-3 बार बात उलझ गई, लेकिन ज़रा सा तकल्लुफ़ बाकी था, लिहाजा दूसरी मुलाकात के लिए उठा रखी। कई घंटे हमारे जबड़े मशीनों की तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जुमले कतरते रहे, और मैंने जल्द ही मालूम किया कि मेरी तरह मिंटो भी बात काटने का आदी है। देखिए, यहाँ पर दोनों आपस में उलझे हुए थे, किसी ना किसी बात में वो बहस कर ही रहे थे, और बाद में मालूम पड़ा कि मिंटो की जो आदतें हैं अस्मत चुगताई की तरह मिलती जुलती हैं, यानी वो भी सामने वाले की बात काट देते हैं। पूरी बात सुनने से पहले ही बोल उठता है, और जो रहा सहा तकल्लुफ़ था वो भी गायब हो गया। बातों ने बहस ने बाकायदा नोक झोंक की सूरत इख्तियार कर ली, और सिर्फ चंद घंटों की जान पहचान के बलबूते पर हमने एक दूसरे को नहायत अदबी किस्म के लफ्ज़ों में अहमक, झक्की और कट बहस कह डाला। अदबी किस्म के लफ्ज़ों में, देखिए यहाँ पर अदबी अंदाज में, यहाँ पर लड़ाई भी हो रही है, दोनों में आपस में बहस भी हो रही है, मुबाहिसा भी हो रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं, लेकिन अदब को मलहूज़ रखते हुए। एक दूसरे को अहमक भी कहा जा रहा है, लेकिन अदब के अंदाज में। झक्की भी कहा जा रहा है, यानी बेवकूफ़ भी कहा जा रहा है, और कटबहस यानी बहुत ज़्यादा बहस करने वाले भी कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों आपस में नोक झोंक कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जान पहचान बिला तकल्लुफ़ होने लगी। अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वो बेतकल्लुफ़ होकर बातें करने लगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम अगला हिस्सा अगले लेक्चर में लेते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िएगा, समझिएगा, मुश्किल अल्फाज को तहरीर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में नए अंदाज में। अल्लाह हाफिज़।